ठीक है मित्रों, हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। तो आप लोग ये बताइए, हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं? कभी नहीं पढ़ा? तो अभी तो ये प्रैक्टिस बैच है ना? तो इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे, है ना? तो अगर हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दें तो कोई प्रॉब्लम की? बता दें थोड़ा सा। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इतिहास किन शब्दों से बना है? ठीक है, अगर ये पूछा जाए इतिहास जो है किन शब्दों से बना है ना? तो आंसर क्या हो सकता है? इति, धन, हा, धन, आस। समझे? जिसमें इत का मतलब होता है ऐसा, हा का मतलब होता है हुआ, और आस का मतलब होता है निश्चित रूप से। समझ रहे? यानी कि आज से आप जो भी घटनाएं पढ़ने जा रहे हैं, अतीत में वह निश्चित रूप से हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिकंदर ने आक्रमण किया था कि नहीं किया था, किया था 100%, क्योंकि इसका अर्थ ही है ऐसा अतीत में निश्चित रूप से हुआ है। समझ रहे? भारत पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तो किया था, और उसका मेरे पास प्रमाण है। समझ रहे? तो इतिहास की परिभाषा क्या हो सकती है? अतीत के घटनाओं को हम क्या कहते हैं? इतिहास। लेकिन यह पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि अतीत की हर घटना इतिहास नहीं हो सकती है। अगर अतीत की हर घटना इतिहास हो जाए तो इतिहास का सिलेबस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं? अतीत की वह घटना जिसमें कोई शासक का नाम हो, जिसमें समय दिया गया हो, जिसमें कोई स्थान मिलता हो, और उस साक्ष्य को, उस इतिहास को जानने का हमारे पास कोई स्रोत हो, है ना? उसको हम क्या कहेंगे? इतिहास। यानी कि अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास। समझ गए? इसके बाद आप देखिएगा, अगर इतिहास की बात किया जाए तो इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास का महत्व क्या है ना? इतिहास नहीं भी पढ़े तो क्या काम चल सकता है? नहीं। जैसे मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू देने के लिए, आपने इतिहास कभी नहीं पढ़ा है, आप जो है साइंस बैकग्राउंड के हैं, और उसने आपसे पूछ लिया कि आप बताइए भगत सिंह के बारे में, तो आप कह सकते हैं क्या ये फालतू फालतू सवाल पूछ रहा है हम तो मैथ के स्टूडेंट हैं, ढंग से क्वेश्चन पूछो, है ना? तो क्या आपको नौकरी दे देगा? नहीं, वो आपको झुंझुना पकड़ा देगा, घुनघुनाते हुए चले जाइए। समझ रहे? जी, भगत सिंह एक बड़े पर्सनालिटी है, महात्मा गांधी के बारे में पूछ लिया, तो आप चाहे पढ़े हों और चाहे ना पढ़े हों, आपको बताना है, क्योंकि वो राष्ट्रीय धरोहर है। उनके बलिदानों से हमारे देश को क्या मिली है? आज़ादी। समझ रहे? और दूसरी चीज़, कौन सी गलतियां हमारे पूर्वजों ने किया था, किसकी वजह से हमारा देश गुलाम हो गया। बार बार हमारे देश को लूटा गया, कभी तुर्कों ने लूटा तो कभी मुगलों ने लूटा, कभी अंग्रेज़ों ने लूटा तो कभी पुर्तगालियों ने लूटा, है ना? तो वो गलती हम दोबारा ना करें, इसीलिए भी इतिहास पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। समझ रहे हैं? तो अतीत की गलतियों से सीखकर वर्तमान में कुछ नया करने की चाहत ही इतिहास का क्या है? महत्व है। बात समझ में आया? बहुत शार्ट में बता रहे हैं। अगर पूछा जाए कि इतिहास का विभाजन कितने भागों में हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। कौन कौन सा भाग है? प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। यही ना? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है? लेकिन हमने तो आपसे ये पूछा नहीं, हमने तो आपसे पूछा नहीं कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है हमने तो आपसे ये पूछा कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। जब हम आपसे पूछें कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तब आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और क्या हो जाएगा? आधुनिक। लेकिन जब इतिहास केवल कहा जाए तो भी उसका जो है 3 भाग में ही डिवाइड हुआ है। पहला हुआ है
प्राग ऐतिहासिक काल। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। और तीसरा क्या है भाई? आद्य हटा दीजिए, क्या बचेगा? ऐतिहासिक काल। क्या बचेगा? ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों इतिहास का विभाजन भी कितने भाग में हुआ है? 3। पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक। अब यहाँ पर जरूरी ये है कि ये समझा जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें ना तो लिखा गया हो और ना ही पढ़ा गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे पाषाण काल, समझ रहे हैं? पाषाण काल में कोई रचना आपको मिलती है? नहीं। और जब लिखी नहीं गई तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, समझ गए? तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें ना तो कुछ लिखा गया हो और ना ही कुछ पढ़ा गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। ओके। दूसरा क्या लिखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखा तो गया है, जैसे हड़प्पा में लिपियां मिली हैं, लेकिन ये हमने क्या लिखा है बताओ? लेकिन पढ़ा तो नहीं जा सकता, है ना। लिपियां मिली हो लेकिन जिसे पढ़ा ना गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्या है? तो जिसको लिखा भी गया हो और जिसको पढ़ा भी गया हो, उसे क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल। अच्छा, भारतीय इतिहास को सबसे पहले जो है एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिसका नाम है जेम्स मिल। उन्होंने जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। लेकिन उन्होंने प्राचीन काल को प्राचीन काल नहीं कहा था, बल्कि कौन सा काल बोला था? हिंदू काल। और मध्यकाल को क्या बोला था? मुस्लिम काल। क्या बोला था? मुस्लिम काल। और आधुनिक काल को क्या बोला था? ब्रिटिश काल। क्या बोला था? ब्रिटिश काल। तो यहाँ पर आप इतने सारे लोग हों, हम इनसे कहें पंडित जी आप कैसे हैं, इनको कहें बाबू साहब आप कैसे हैं, है ना, उनको कहें यादव जी कैसे हैं, उनको ऐसी बोल दें, तो क्लास के अंदर हम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं नहीं फैला रहे? हम तो सारे स्टूडेंट ही बोलेंगे, समझ रहे? तो अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्रिटिश कर रहे हैं तो भारत में संप्रदाय फैलाने की क्या कर रहे हैं? कोशिश। और यही अंग्रेजों की क्या रही थी? पॉलिसी कि फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने किताबों के माध्यम से आपके लोगों को आपके बीच में उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया, समझ रहे? ताकि आप जीवन भर इतिहास पढ़ें और जीवन भर एक दूसरे से जो है तालमेल ना बिठा पाएं। और वैसे भी वो कहता है कि हिंदू काल में केवल जो है क्षत्रियों ने शासन किया, समझ रहे? क्या सही है? भारत का जो पहला महान शासक हुआ है महापद्म नंद, वो क्षत्रिय नहीं था। वो क्या था? वो तो शूद्र था। महान गुप्त शासक, चाहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, चाहे जो स्कंदगुप्त हो, वो वैश्य थे। हर्षवर्धन जिसको कहा जाता है कि वह अंतिम हिंदू महान शासक था भारत का, वो भी वैश्य था। पुष्यमित्र शुंग जिसने पहली बार अश्वमेध किया, वो ब्राह्मण था। तो कैसे मान लिया जाए कि हिंदू पीरियड में केवल क्षत्रियों ने शासन किया है? तो हमारे इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकार ने इसको हिंदू काल करके ना क्या बोला? प्राचीन। सही बोला कि गलत बोला? सही। मध्यकालीन इतिहास मुस्लिम, हम मानते हैं कि मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक हुए जिसने पूरे भारत को रौंद डाला। अकबर जैसा शासक हुआ जिसने पूरे भारत को रौंद डाला। लेकिन क्या मध्यकाल में कोई हिंदू शासक नहीं हुआ? हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था और बुरी तरीके से भागा था, चप्पल उठा के भागा था, है ना। पृथ्वीराज चौहान ने उसको दौड़ाया था और बाद में जो है वो वहाँ गया था, जाता है गोर, तो उसकी बड़ी लोग खिल्ली उड़ाते हैं कि तुम अपने आप को सूरमा कहते हो, और पृथ्वीराज दौड़ाया तब चप्पल उठा कर भागे थे, है ना। समझ गए नहीं? तो ये कहना कि जो है कि मध्यकाल में बड़े राजा नहीं हुए हैं, ये बात गलत है। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जिस अकबर के सामने बड़े बड़े शासक घुटने टेक रहे थे, उस अकबर के सामने महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर तुम्हारी अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब ये है, क्या मध्यकाल में कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं था जो मुगलों से, जो तुर्कों से मुकाबला कर पाता थे?
तो कैसे आपने बोल दिया कि पूरा मेडुअल एज मुसलमानों का एज था? आधुनिक काल को उसने बोला कि ये ब्रिटिश काल है। हम मानते हैं कि मैक्सिमम भूभाग पर जो है अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में केवल अंग्रेज शासन कर रहे थे। अगर केवल अंग्रेज शासन कर रहे थे तो झांसी की रानी कौन थी, है ना? बहादुर शाह जफर कौन था? टीपू सुल्तान कौन था? बात समझ रहे हैं? तो केवल ब्रिटिश लोगों का शासन नहीं था, भारतीय हिंदू और मुसलमान भी शासन कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि वीर नहीं थे। महारानी लक्ष्मीबाई कि जब किले को घेरा है हीरोज ने, तो महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को पीठ पर बांधा है और किले पर चढ़ गई। समझ रहे हैं? और महारानी लक्ष्मीबाई जितनी बहादुर थी उतनी खूबसूरत भी थी। और जब किले पर चढ़ी तो लोग बंदूक रख के देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत है। हीरोज ने डांटा, बोला कैटरीना कैफ नहीं है ये कि नीचे उतर के मुजरा करी काट देगी। समझ रहे नहीं? अपना अपना पोजीशन संभालिए। इसके बाद उसने इतनी बुरी तरीके से अंग्रेज़ों का संहार किया है कि हीरोज हाँफते ढाँपते गया है डलहौजी के पास और बोला तुमको साम्राज्य विस्तार करने की बड़ी ललक लगी है तो तुम खुद साम्राज्य विस्तार करो, लेकिन जहाँ रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिला रहती वहाँ हमको मत भेजा करो, अदरवाइज मार खाए होते तो इंडिया में बदनामी होती होती इंग्लैंडों में बदनामी हो जाती। समझ रहे? तो बहादुरी की कमी नहीं थी। तो इसको किसी भी बेस पर आप नहीं कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल था। सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ब्रिटिश काल इसको बोला गया था। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया तो क्या बताएंगे? 3। पहला क्या है? प्राचीन, दूसरा, तीसरा। ओके, इतिहास को जानने के 3 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? 3। पहला जो स्रोत होता है उसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। अब बात आती है पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है। जैसे कोई सिक्का हो गया, है ना, वो किसके अंतर्गत आएगा? पुरातात्विक। जैसे कोई भवन हो गया, ताजमहल, कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार आपने जब नाम सुना तो किसी की याद आई? कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसके बारे में आपने कुछ जानकारी मिलेगी। ताजमहल का नाम सुना तो किसी की याद आई? शाहजहां। समझ? तो ये जो स्मारक हैं उससे भी आपको इतिहास जानने में क्या मिलती है? मदद। ओके, इसके अलावा अभिलेख हो गए। अशोक का अभिलेख, तो अशोक के बारे में लिखा गया होगा। समझ रहे हैं? तो सिक्के हुए, अभिलेख हुए, स्मारक हुए, चित्रकला हो गया, मृद भांड हो गया, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पुरातात्विक स्रोत के। दूसरा जो स्रोत है इतिहास जानने का उसे हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? साहित्य। साहित्यिक मतलब ये किताबों वाला स्रोत। समझ रहे हैं? और 2 प्रकार के हैं, एक धार्मिक है, एक गैर धार्मिक है। समझ रहे? जैसे वेद हुआ, पुराण हुआ, आरण्यक हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, ये सब धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन इतिहास के बारे में जानकारी तो देते हैं। जैसे आर्य सबसे पहले आए थे तो कहाँ बसे थे? सप्त सैन्धो प्रदेश में। कहाँ लिखा गया है? वेदों में। तो जानकारी मिली कि नहीं मिली? मिली। दूसरा गैर धार्मिक है। दूसरा कौन सा है? गैर धार्मिक है, जिसमें जो है धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। जैसे आचार्य चाणक्य ने एक किताब लिखा है अर्थशास्त्र, है ना, तो उसमें अर्थ की कोई बात नहीं है, धर्म की कोई बात नहीं है, वो राजनीति पर लिखी गई है। किस पर लिखी गई है? राजनीति। कल्हड़ का नाम सुने होंगे, उसने एक किताब लिखा है राज तरंगड़ी, है ना, उसमें शुद्ध रूप से क्या लिखा गया है? इतिहास। ठीक है, तो ये हो गए साहित्यिक स्रोत। एक है विदेशी यात्रियों का विवरण। तीसरा स्रोत क्या है? विदेशी यात्रियों का विवरण। जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं उन्होंने भी किताबें लिखा है। जैसे एक यात्री आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जिसका नाम था मेगास्थनीज। आया था ना? मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है इंडिका, है ना। और उसी इंडिका से आपको पता चलता है कि मौर्यों का नगर प्रशासन कैसा था, मौर्यों का सैन्य प्रशासन कैसा था। और अगर इंडिका नहीं होती तो आप कभी भी मौर्यों के नगर प्रशासन को नहीं जान पाते, आप कभी भी मौर्यों के सैन्य प्रशासन को नहीं जान पाते, क्योंकि और किसी किताब में लिखा ही नहीं गया है। उसी किताब में लिखा गया है कि भारत में जो पहला इंटरनेशनल विवाह किया था, सानिया मिर्जा नहीं थी,
वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसने सेल्यूकस निकेटर का नाम सुना है? सिकंदर का सेनापति था। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था हेलेना। उससे उसने क्या किया है? विवाह। तो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला शासक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये विदेशी व्यक्ति तो बता रहा है। एक किताब, एक यात्री का नाम सुना होगा, फाहयान नाम था। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चीन से आया था। उसने एक किताब लिखा फो यू की। उसने लिखा है कि भारत में चांडाल रहते हैं। कौन रहते हैं? चांडाल। पहली बार चांडालों का उल्लेख किस विदेशी ने किया है? फाहयान। चांडाल किसे कहते हैं? जिसकी माँ ब्राह्मण कन्या हो। जिसकी माँ कौन हो? ब्राह्मण कन्या हो। और जिसका बाप शूद्र हो, उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? चांडाल। ऐसा नियम इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी ब्राह्मण लड़की किसी शूद्र लड़के से शादी ना करे। और चांडालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। और नगर में जब वो आते थे तो अपने गले में ढोल पहन कर आते थे, बजाते हुए आते थे, ताकि जो सभ्य नगर के वासी हैं वो हट जाए, उनका चेहरा ना देखे। शूद्रों के साथ भी यही हुआ है। शूद्र गले में मटका लटका के आते थे ताकि वो थूकें तो जमीन पर ना पड़े। समझ रहे? ताकि जो सभ्य परिवार के लोग हैं उनका पैर आपके थूक पर न पड़े। एक और विदेशी का नाम आपने सुना होगा, ह्वेनसांग। सुना है? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसने एक किताब लिखा है सी यू की। लिखा? उसने लिखा है कि हर्षवर्धन जैसा कोई दानी था ही नहीं। वो कहता है कि हर्षवर्धन कन्नौज में शासन करता था, लेकिन दान देने के लिए प्रयागराज में आता था, है ना, और अपना सब कुछ दान कर देता था, है ना, और कम पड़ जाता था तो अपना वस्त्र भी दान कर देता था। और जब हमने इसे पढ़ा तो हमने कहा भगवान का लाख लाख शुक्र, कहीं उसने अपना अंडरवियर भी दान नहीं किया, अदरवाइज नंगे जाता, है ना। मैं कुछ ज़्यादा लिख दिया है। अरे कपड़ा कैसे दान करेगा यार, वो शासक है, समझ रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वह एक बड़ा दानी था। कौन? हर्षवर्धन। इतना बड़ा भी दानी नहीं था कि कपड़ा दान करता था, लेकिन धन दौलत सोने जवाहरात तो दान करता था। कैसे जाना आपने? ह्वेनसांग से जाना। तो ह्वेनसांग इतिहास जानने का एक माध्यम बना कि नहीं बना? बना। तो मोटा मोटा आप जान गए कि नहीं जान गए? ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इतना बताने के लिए, इतिहास की प्रकृति को बताने के लिए हमें 2 घंटे का समय चाहिए, तब उसको पूरा विस्तार से बताया जा सकता है। कैसे कैसे मिटेगा यार? यहाँ इस पे अब मिट जाएगा। लिखना होगा तो उसके बगल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। इस पे नहीं, इस पे ठीक है। अब देखिएगा, एक पूछ रहा है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, ये आत्मकथा है। और ये आत्मकथा किसकी है? तो बताइए। महात्मा गांधी। किसकी है? महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू की भी आत्मकथा है, और जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है टुवार्ड फ्रीडम। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? टुवार्ड फ्रीडम। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का भी आत्मकथा है, और एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है अग्नि की उड़ान। क्या नाम है दोस्त? अग्नि की उड़ान। अभी मत लिखिए, हम कहेंगे लिखने के लिए, ठीक है। पहले समझिए, जब तक आप समझेंगे नहीं क्या मतलब है पढ़ाने का, है ना। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम एक पढ़े लिखे आदमी थे, है ना। तो उन्होंने एक किताब लिखा अग्नि की उड़ान। उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से गरीबी की हालत से गुजर रहे थे, कैसे मैंने बचपन में जो है पेपरें बेचा, है ना, और कैसे मैंने स्कॉलरशिप पर पढ़ाई किया, ठीक है, और कैसे मैं फाइनली मिसाइल मैन के नाम से जाना गया, फिर भारत का राष्ट्रपति बना। ये सारी जिक्र उन्होंने कहाँ किया है? अग्नि की उड़ान। जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े विद्वान के लड़के थे, और इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। और कहा जाता है कि जिस समय मोतीलाल नेहरू वकालत कर रहे थे, उनके टक्कर का कोई वकील था ही नहीं।
उनके टक्कर का था तो मोहम्मद अली जिन्ना, वो प्यार में पड़ गया, समझ रहे हैं, उसकी सारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू को पढ़ने के लिए इन्होंने इंग्लैंड भेजा था। कहाँ भेजा था? इंग्लैंड। तो एक शिक्षित व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, हालांकि आदत इनकी भी खराब थी, कुछ जिन्ना पे चले गए थे, है ना, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे आदमी थे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बाद आप देख रहे हैं ऑप्शन में नरेंद्र मोदी दिया गया है। तो इन्होंने बेचारों ने पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन इनकी हालत बड़ी ख़राब थी। तो इन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही चाय बेचना शुरू कर दिया, समझ रहे नहीं, 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने चाय बेचना शुरू किया। और जब इनकी उम्र थोड़ी और हुई तो आरएसएस का सदस्य बन गए। क्या बन गए? आरएसएस का ये बन गए सदस्य। तो इनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला और बहुत दिनों तक तो इन्होंने भिक्षा मांग के खाना खाया था। और जब लोगों ने इनको पूछा कि आपकी क्वालिटी तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई है नहीं आपकी, आप प्रधानमंत्री कैसे बने, तो इन्होंने कंप्यूटरकृत मार्कशीट दिया, है ना, जबकि उस समय हाथ से मार्कशीट बनता था। तो ये आसाराम के बड़े भाई थे झांसाराम, समझ रहे, ये हमेशा झांसा देते रहते, समझ रहे नहीं, हम तो यही मानते हैं उनको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, आगे लिखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? जयपुर। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसको गुलाबी शहर कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप देखेंगे 1700 लिखा कि नहीं लिखा, ऑप्शन लगा लिया, ट्रिक ना, वही होंगे महात्मा गांधी। 1799 ईस्वी में आप देखेंगे जो आमेर अथवा जयपुर का राजा था उसका नाम था महाराजा समाई प्रताप सिंह। क्या नाम था दोस्त? महाराजा समाई प्रताप सिंह। जय सिंह जो है औरंगजेब के शासनकाल में था। जय सिंह किसके शासनकाल में था? और जय सिंह का लड़का कौन था? समाई प्रताप सिंह। और इसी समाई प्रताप सिंह ने अपनी महल की रानियों को रहने के लिए, अपने हरम की जो महिलाएं थी उनको रहने के लिए एक ऐसा महल बनाया जिसमें बहुत सारी खिड़कियां थी, है ना। आज भी लोग अपनी बीबी को रखने के लिए एसी रूम लगवाते हैं, है ना। और एक लड़की ने गाना भी गाया है ना, कि भले पैसा लागी बेसी राजा जी, गरही में लगवा दे एसी राजा जी, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसने हरम की महिलाओं के लिए क्या बनवाया? एसी रूम। इसने हरम की महिलाओं के लिए क्या बनवाया? एसी रूम, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? हवा महल। और ये कहाँ स्थित है? जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान, ठीक है। बाकी दिल्ली में आपको पता है लाल किला है, कुतुब मीनार, आगरा में ताजमहल है, और आगरा का जो किला है उसको भी रेड फोर्ट कहा जाता है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया। समझ में आया? बाकी गुजरात में तो नरेंद्र मोदी रहते थे, यहाँ गोधरा कांड हुआ था, समझ रहे नहीं? आगे तीसरा देखिएगा, तो दूसरे का राइट आंसर आपने लगा दिया। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ दोस्त? 5 मार्च 1931 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1942 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1920 को। रौलेट आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1919 में। और सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1930 में। तो बताइए 1930 के आसपास कौन दिख रहा है? सबने अवज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले लिख लेना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है, नोट कर लीजिए।
इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत। इसमें लड़ाई हुई है तो मज़ा आता है। आप अजय देवगन की मूवी देखते हैं, जितना पीटता है उतना ही मज़ा आता है। हम लोग मिथुन की फिल्म पहले देखते थे, तो जब मिथुन की बहन की इज्जत लुट जाती थी तो हम लोग निराश हो जाते थे, है ना। और जब मिथुन मारता था तो हम लोग पीछे सपोर्ट करते थे, और मार और मार। समझ रहे नहीं, समझ रहे नहीं। तो यहाँ में तो और मार यही तो है इसमें, इतिहास में, और क्या है। और कभी जो है मुगल बादशाह लड़ रहा है, कभी किसी मुगल बादशाह को प्रेम की लत लग गई, जैसे जहांगीर। उसके बापा ने कहा कि जाओ तुम जो है पढ़ो लिखो। कहा कौन पढ़ेगा, अनारकली मिली है, पढ़े हम पढ़ लेते हैं। फिर हमको समझ है कि नहीं। तो ये सब पढ़ने में मज़ा है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को। यानी कि जिस समय गांधी इरविन समझौता हुआ उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आया? महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। क्योंकि भगत सिंह को फांसी कब हुई है? 23 मार्च 1931 को। यानी कि पहले गांधी इरविन समझौता हुआ है और फिर क्या हुआ है? भगत सिंह को फांसी। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जिसका नाम था मैकडोनाल्ड, उसने साफ साफ इरविन से बोला था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हमको गांधी चाहिए। अब गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? एक गोल टेबल रख करके उसके चारों तरफ से बैठ के जो सम्मेलन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? गोलमेज सम्मेलन। अब बात आती है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बार बार बगावत हो रहा था, तो भारत के संविधान को ठीक करने के लिए भारत में एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था को अपनाने के लिए इंग्लैंड में क्या बुलाया गया? गोलमेज सम्मेलन। और उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई थी, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया था। अगर सेकंड में भी नहीं जाती तो सेकंड भी क्या हो जाता? फेल हो जाता। और कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता थे वो गांधी जी थे। तो गांधी जी को बुलाने के लिए अंग्रेज किसी भी कीमत पर तैयार हो जाते। इरविन ने कहा था मैकडोनाल्ड से, अगर गांधी जी ने भगत सिंह की रिहाई की बात किया तो भी हम बात मान लें। तो मैकडोनाल्ड ने कहा था यस। लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह की रिहाई की बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि गांधी जी कह रहे थे कि भगत सिंह भटके हुए आदमी है ना। जो आदमी अपनी मातृभूमि के लिए शादी नहीं किया, जो आदमी हिंदी के साथ साथ अन्य कई भाषाओं का ज्ञाता हो, जो आदमी अपने माँ से कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है मौत से, जिस आदमी ने समाजवाद जैसी विचारधारा दिया, उस आदमी को महात्मा गांधी कह रहे हैं कि यह बिछड़ा हुआ आदमी है, यह मार्ग से भटका हुआ आदमी है। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को डर था कि अगर भगत सिंह जिंदा रह गए तो मेरी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। समझ गए? तो इसी वजह से भगत सिंह को क्या हुई थी? फांसी। तो ये जान गए दोस्तों कि ये कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? अच्छा, पहले आप ये जानिए कि फ्रांसीसी क्रांति क्या चाहती थी। फ्रांसीसी क्रांति चाहती थी समानता। क्या चाहती थी? समानता। फ्रांसीसी क्रांति क्या चाहती थी? स्वतंत्रता। और फ्रांसीसी क्रांति क्या चाहती थी? बंधुत्व। क्या चाहती थी? बंधुत्व। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया गया नहीं दिया गया? आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया नहीं दिया? है ना। और एक कहावत सुना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। तो ये हमारा देश एक कुटुंब है, यहाँ हम एक दूसरे से दुश्मनी नहीं रख सकते हैं। और अगर हमने दुश्मनी रखने की कोशिश किया तो हम एक बार फिर किसी न किसी के क्या हो जाएंगे? गुलाम। समझ रहे? लेकिन अंग्रेज ने हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है ना। जबकि ये इंग्लैंड की पॉलिसी थी, जबकि जो फ्रांस की पॉलिसी थी वो समानता, स्वतंत्रता और किस पर आधारित थी? बंधुत्व पर। समझ रहे?
तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो नीति अपनाया है उसका क्या नाम है? टीपू सुल्तान। उसने फ्रांस की एक संस्था थी, उसने फ्रांस की संस्था थी एक जैकोबिन, फ्रांस की एक संस्था थी जिसका नाम है जैकोबिन, उसकी सदस्यता ग्रहण किया, उसकी सदस्यता ग्रहण किया। और साथ ही साथ आप देखेंगे इसने फ्रांस प्लस मैसूर के मित्रता का प्रतीक वृक्ष लगाया। समझिए, एक पेड़ लगाया, मान लो ये पेड़ लगा दिया और कहा इसको देखिए ये पेड़ हमारा यानी मैसूर और फ्रांस की मित्रता का क्या है? प्रतीक है। फ्रांस में एक संस्था चलती थी, उस संस्था का क्या नाम है? जैकोबिन। इस संस्था का नियम ये था कि आपने किसी लड़की का रेप किया, अब कोई मुकदमा आपके ऊपर नहीं लिखा जाएगा, कोई केस अदालत में आपके ऊपर नहीं चलेगा। लोगों ने देखा आपने रेप किया है, आपको गिलोटीन पे बुला करके और यहाँ लेटा करके सीधे काट दिया जाएगा। समझिए, अब बगल वाला देखा है कि इन्होंने किया ही, पाए हैं, अब बगल वाले की हिम्मत नहीं करेगी। समझ रहे नहीं? समझ रहे? वो कहेगा चलो खाली है, करते हैं ना, हम नहीं करेंगे। समझ रहे नहीं? तो वहाँ पर ऑन स्पॉट फैसला होता था, कहाँ? जैकोबिन क्लब में। और वही चीज़ उसने अपनाया, किसने? टीपू सुल्तान ने, है ना। तो फ्रांस की क्रांति से कौन प्रभावित था? आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। बाकी अरविंद घोष एक क्रांतिकारी नेता थे, है ना। अरविंद घोष क्या थे? एक क्रांतिकारी नेता थे। अंग्रेज पकड़कर इनको इतना मार मारे कि संत हो गए। सही बता रहे, आरोबिल चले गए, कहे भाप हम नहीं करें। जैसे लालू यादव थे, है ना, लालू यादव थे तो अरविंद केजरीवाल के साथ कोई अन्ना हजारे थे, तो अन्ना हजारे का उसने इतना खिंचाई किया लालू यादव ने, कहा तुमको करना चाहिए, अनशन करना चाहिए, लेकिन तुम बुजुर्ग आदमी हो तो इसीलिए हम तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए तुमको पिलाने आए हैं, ये संजीवनी बूटी पी लो, अदरवाइज जहाँ अनशन कर रहे हो वहीं लेट जाओगे। समझ लो नहीं। और खुद लालू यादव सो गए, कहाँ? जब लोक बिल पास हो रहा था। और एक महिला ने पूछा लड़की ने कि बताइए सर, जब लोक बिल पास हो गया था तो आप सो कहाँ रहे थे? कहा बेटी सुन, हम सो नहीं रहे थे, हम आँख बंद करके मनन कर रहे थे। समझ रहे? तो ऐसे ऐसे लोग थे, तो ये मनन करना बंद कर दिए। कौन? अरविंद घोष। एक के बार पढ़ी। बदरुद्दीन तैयब जी थे, कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 ईस्वी में, है ना, मद्रास में। और कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के ये अध्यक्ष थे। और क्वेश्चन आ जाए, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। एनी बेसेंट जो है, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1917 में। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1917 में, और ये अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में। कहाँ हुआ दोस्त? कलकत्ता। तो पहली बार एनी बेसेंट को जो है अध्यक्ष बनाया गया। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। लेकिन क्वेश्चन फंसा दिया कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और कब बनी थी? 1925 में। कहाँ बनी थी? कानपुर में। समझ में आया? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे कोई पूछ ले तो आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब। और कहाँ बनाए गए थे? मद्रास। समझ में आया? तो दोस्तों जो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, टीपू सुल्तान। अब देखिएगा, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? अब कोई भी डिजाइन अगर बनाना पड़ेगा तो वही बनाएगा जो चित्रकार होगा। समझ रहे? चित्र कौन बनाता है? चित्रकार। तो बाल गंगाधर तिलक कोई चित्रकार थे? नहीं, वो तो एक क्रांतिकारी नेता थे। बंगाल में उन्होंने गणेश
उत्सव मनाना शुरू किया था, शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया था, है ना। और इनको भारत का जो है बेताज बादशाह भी कहा जाता है, गरम दल के नेता थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि थे और उन्होंने जिस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1905 में, उन्होंने एक कविता लिखा था और उस कविता का नाम है अमार सोनार बंगला। और अमार सोनार बंगला कहाँ का राष्ट्रीय गान है? बांग्लादेश का। कहाँ का राष्ट्रीय गान है? महात्मा गांधी 1905 में भारत में थे ही नहीं, ये कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। समझ गए? तो ऐसे डिजाइन किया जाता है क्वेश्चन का कि डिजाइन की बात आ रहा है तो कौन चित्र बनाता रहा होगा? महात्मा गांधी चित्र बनाएंगे नहीं, उनकी राइटिंग गंदी थी। समझ रहे नहीं? शिवाजी और गणेश महोत्सव मनाने वाले गंगाधर तिलक तलवार से प्यार करते थे, कलम उनके समझ में नहीं आता था, छोट पड़ जाती थी, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर पक्के खिलाड़ी थे, लिखने वाले, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? अवनींद्रनाथ टैगोर। ये देखिएगा, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। अब हम बताते हैं, ये पुत्री थी किसकी? इल्तुतमिश। भारत में दिल्ली सल्तनत के तहत 5 राजवंशों ने शासन किया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी, जिसमें पहला वंश था गुलाम वंश, जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, जबकि पहली बार दिल्ली राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश। आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ने उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं बनाया, जबकि पहली बार दिल्ली में उत्तराधिकार का नियम कौन बनाया? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने केंद्र में कोई अस्थाई सेना नहीं रखी, और जबकि इल्तुतमिश ने पहली बार केंद्र में क्या रखा? अस्थाई सेना। कुतुबुद्दीन ने कोई सिक्का नहीं चलाया, लेकिन इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया और तांबे का क्या चलाया? जीतर। क्या चलाया? जीतर। तो इसी ने कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे मरने के बाद हमारे सारे पुत्र अय्यासबाज हैं। समझ रहे? जैसे वो जो मोटा आदमी है अमित शाह, है ना, उसका लड़का अय्यासबाज है, उसको बना दिया गया है क्रिकेट का, हाँ वही ना, वो लुटिया डुबा देगा, अय्यासबाज आदमी है ना, लगन तो है नहीं। तो इसने कहा मेरे सारे लड़के अय्यासबाज है, मेरी पुत्री ठीक ठाक काम करती है, तो मेरे मरने के बाद शासिका कौन बनेगी? रजिया, है ना। तो क्वेश्चन आ जाए कि रजिया किसकी बेटी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? बलवन जो है गुलाम वंश का अंतिम महान शासक था। समझ रहे? और यह किसका दास था? इल्तुतमिश का। कैकवाद की अगर बात कर लें तो कैकवाद बलवन का पोता था, बलवन के पुत्र का पुत्र था, और यह बहुत अयोग्य आदमी था। समझ रहे? चूंकि यह राजा का लड़का था और बलवन दारू शराब पीता नहीं था और ना ही पीने देता था, तो दारू बिना तरस गया था। कौन? कैकवाद। और जब बलवन मरा तो खाली दारू पिया और कुछ करबे नहीं किया, और इसको लकवा मार गया, दारू पी के मर गया। कौन? समझ रहे? मतलब और कोई काम नहीं किया, मर गया दारू पी के। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पढ़ा लिखा शासक है वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इतनी जल्दबाजी इसको रहती थी, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी रहती थी कि कोई भी काम करता था तुरंत रिजल्ट चाहता था। जैसे एसएससी जीडी पेपर है, हम आज पढ़े बिहान हम पास हो जाएं, समझ रहे? और नहीं पास हो जाएंगे तो हम लगेंगे गाली देने टीचर को, कैसे पढ़ाया था कल। समझ रहे? इसकी सारी योजनाएं फेल हो गई, चूँकि बहुत जल्दबाजी में रहता था। अरे समय दो, 1 साल पढ़ो लिखो, है ना, तब ना नौकरी मिलेगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो छठे का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इल्तुतमिश। रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। अब आता है 7वां क्वेश्चन,
नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासन काल के दौरान निर्मित की? चोल। आंसर क्या हो जाएगा? चोल। नटराज किसको कहा गया है? शिव। जब शिव तांडव करते हैं, शिव क्या करते हैं? तांडव करते हैं। तो जब तांडव करती हुई कोई प्रतिमा बनती है उसको नटराज प्रतिमा कहते हैं। शंकर जी को जो है बढ़िया चीज़ समझ में नहीं आता था। एक कब वो विष पीते थे, कब वो भांग पीते थे, कब वो धतूरा पीते थे, और कोनो दिन टकरा गया होगा भांग धतूरा, है ना, तो लगे तांडव करने। समझ रहे नहीं? और वही है नटराज की प्रतिमा। समझ रहे नहीं? जैसे दारू पीते हैं, अब किसी दिन दारू पीजिए और अंग्रेजी दारू और देसी दारू दोनों पी लीजिए, है ना, तो फिर देखिए कैसा भांगड़ा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कैसी तैसी, उससे बढ़िया काम हम करते हैं, है ना। अरे एक आदमी बढ़िया काम करते करते वो नाले में घुस गया, सर नीचे पैर ऊपर। हम जा रहे थे तो हमने कहा मदद कर दिया जाए, तो हमने टांग पकड़ के उठाया, तो वो अंदर से बोला नाली में से, है ना, कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने हमारे पैर को पकड़ा। हम कहा नहीं सर, गलती हो गई, जितना उठाया था फिर छोड़ दिया और अंदर घुस गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके काल में बनी है? चोल। और चोल किसके उपासक थे? भगवान शिव। तो हम जिसके उपासक रहे होंगे हम उसकी प्रशंसा करेंगे। आसाराम बापू के जो उपासक थे वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि आसाराम बापू ऐसा कर सकते हैं, वो भी 72 साल की उम्र में कर सकते हैं। लोगों को डाउट था, तो मेडिकल जांच हुआ तो ऐसा पता नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर चोल शासन, है ना, और बाकी बार बार फंस जा रहा है। तो समझ गए ना दोस्त, नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है चोल काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? कार्नवालिस, है ना। तो कार्नवालिस ने जो है 1793 ईस्वी में एक व्यवस्था चलाया था, उसका नाम है अस्थाई व्यवस्था। उसका क्या नाम है? अस्थाई व्यवस्था। और इसी अस्थाई व्यवस्था को कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था। तो यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को कार्नवालिस ने नहीं शुरू किया था। कार्नवालिस ने क्या चलाया था? अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त को ही क्या कहते हैं? जमींदारी व्यवस्था। समझ में आया? अच्छा, जमींदारी व्यवस्था क्यों कहा गया? क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में लगान वसूलने का जो अधिकार दिया गया था वो किसको दिया गया था? जमींदारों को। इसीलिए क्या कहा गया? जमींदारी व्यवस्था। पहले यह जो है 3 साल के लिए लागू की गई थी 1790 में, लेकिन 1793 में इसको परमानेंट कर दिया गया, अस्थाई कर दिया गया। समझ में आया? तो क्वेश्चन आ जाए कि अस्थाई व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था को किसने शुरू किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कार्नवालिस। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा क्या? थॉमस मुनरो। प्लस एक और आदमी थे, 2 लोग मिलके शुरू किए थे। एक का नाम है कैप्टन रीड। क्या नाम है दोस्त? कैप्टन रीड। और ये काम उन्होंने किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था वाला। कब किया था? 1822 में। और कहाँ किया था? मद्रास में। कहाँ किया था दोस्त? मद्रास में। और प्लस एक स्टेट और है, उसका क्या नाम है? मुंबई। ठीक है। रैयत मतलब क्या होता है? किसानों से डायरेक्ट संबंध। जैसे अस्थाई बंदोबस्त में पैसा कौन वसूल रहा है? जमींदार, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे सरकार जनता से पैसा वसूलेगी। तो बिचौलियों को क्या कर दिया उसने? समाप्त। चूंकि बिचौलिए क्या काम करते थे? आपने कहा जनता से 5 रुपया वसूलिए, अब जमींदार जाएगा आपसे वसूलेगा तो अपनों खर्चा पानी लेगा। वो जनता से कितना वसूल लेता था? 10 रुपया। तो जनता का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप देख रहे हैं 1822 में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करके मद्रास और मुंबई में कौन सी व्यवस्था लागू की? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इसमें सरकार सीधे किससे पैसा लेती थी? किसानों से। और जमींदारी व्यवस्था में सरकार किससे पैसा लेती थी? जमींदारों से। लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे अच्छा वायसराय कहा जाता है, सबसे अच्छा, क्योंकि इसने इल्बर्ट बिल को समाप्त किया। इसी के समय पहली बार वास्तविक जनगणना प्रारंभ हुई, है ना।
और इसने जो है भारत में भारतीयों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार स्थापित किया। क्योंकि मानवता का पुजारी था, उसने कहा कि भले ही भारत के लोग हमारे गुलाम हैं, भारत हमारा उपनिवेश है, लेकिन हमें उनके साथ पशुवत व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो भी क्या है, मानव है। वारेन हेस्टिंग अगर पूछ ले कि बंगाल का पहला, अगर पूछ ले बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। ठीक। और अगर ये पूछ ले कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अगर ये पूछ ले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड माउंट बेटन, है ही नहीं। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, लिख दे। भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंट बेटन। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ठीक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया, वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया, लॉर्ड माउंट बेटन। और भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो गया, सी राजगोपालाचारी। समझ में आया? आगे नेक्स्ट बढ़ा दें। वैदिक काल कब से कब तक चला है, 1500 BC से 600 BC ये चला है। BC मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की कहानी, बिफोर क्राइस्ट। ईसवी मतलब क्या होता है, AD, एनो डोमनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। तो ये जो घटना है वैदिक काल, ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है कि बाद की, पहले की घटना। इतना समझ गए? ओके। अब पूछ रहा है कि जब वैदिक काल चल रहा था तो वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन थे? क्या वैदिक काल के प्रमुख देवता वरुण, विष्णु और शिव थे? नहीं, क्योंकि उस समय इनकी बहुत ज्यादा महत्व नहीं थी। गलत हो गया। शेषनाग कौन देवता है? तो यहीं से गलत हो गया, ये युग में नहीं सही है। यम कौन देवता है? हाँ, क्या सही हो जाएगा, अग्नि, इंद्र, सोम। चूंकि पहले वैदिक काल में तो हैंडपंप था नहीं कि 2 बार चलाया पानी पी लिया, नलकूप था नहीं कि मोटर ऑन किया, मशीन चलाया, पानी भर लिया खेतों में। तो खुद पीने के लिए और खेती करने के लिए किसकी जरूरत होती थी, वर्षा के जल की। इसीलिए उनके सबसे प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र। आज आपको हमसे बात करनी है तो फोन कर दिया, भाई साहब कहाँ हो, बात करना है, आप चले आए। लेकिन आर्य को पानी चाहिए तो अग्नि पास मैसेज कैसे भेजेंगे? तो अग्नि का क्या बनता, यज्ञ बनाते थे और उसमें ओम स्वाहा स्वाहा करते थे तो अग्नि प्रज्वलित होती थी। अग्नि से कहते थे कि अग्नि महाराज जाइए, उनसे कहिए कि फसल बर्बाद हो रहा है, जल्दी से टपकाएं जो कुछ टपकाना है। समझ नहीं? तो दूसरे प्रमुख देवता कौन हो गए, अग्नि। तीसरे सोम। हिमालय पर एक चोटी है और उस चोटी का नाम है मूजवंत चोटी। उस चोटी का क्या नाम है?
अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमने आप लोगों के दवा दारू का इंतजाम कर दिया। एक आदमी सो रहा था, उठ के खड़ा हो गया, बोले गलती से निकल गया, दारू का नहीं दवा का व्यवस्था। कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, पहले बताए होते, हम सो रहे थे। तो दारू के शौकीन लोग पहले से थे। तो मूजवंत पहाड़ी पर एक पौधा उगता था, उस पौधे का नाम था सोम। क्या नाम था? सोम। और उसको निचोड़ कर जब पीते थे तो उत्तेजना आ जाती थी शरीर में, इसीलिए उसकी पूजा करते थे। कहते थे होश हे सोम देवता, तुम्हारे अंदर कोई कमी ना आने पाए, है ना, नहीं तो हमारी उत्तेजना में कमी आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये एक पौधा है, लेकिन इन लोगों ने इनको क्या मान लिया? एक देवता। तो प्रमुख देवता कौन कौन हो गए? इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र को आप देवता मानेंगे? वो देवता लायक काम ही नहीं किया। सूची उनकी पत्नी थी, फिर भी कभी मेनका के साथ अफेयर चल रहा है तो कभी किसी और के साथ चल रहा है ना, कभी अहिल्याबाई को रेप कर दिया। ये देवता गुण है। और अगर हम उनको देवता मान रहे हैं तो उनके पक्ष चिन्हों पर चलेंगे तो हम और कुछ काम करेंगे। तो हम इनको देवता मानते ही नहीं, समझते नहीं। लेकिन फिर भी अगर भाई अगर वैदिक काल का पूछा जा रहा है तो वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। और बाद में लोगों ने इनके सत्कर्मों को पढ़ा तो फिर इनको लिस्ट में नीचे डाल दिया। समझ नहीं? अभी देवता लाए नहीं। एक समय आसाराम बापू का क्रेज था, हवाई जहाज से चलते थे। आजकल लोग आसाराम को नीचे स्टिक कर देते कि वो संत थे, बताते भी नहीं है। आगे देखिएगा, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अब प्रतिकृति का मतलब होता है कि ताजमहल जैसा, है ना। और बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब के पत्नी का मकबरा है। किसका मकबरा है? औरंगजेब की पत्नी। और औरंगजेब की पत्नी का नाम है दिलरास बानो बेगम, है ना। औरंगजेब की पत्नी का एक और नाम मिलता है राबिया उद दौरानी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो चाहे बीबी का मकबरा कहिए, चाहे दिलरास बानो बेगम का मकबरा कहिए, चाहे राबिया उद दौरानी का मकबरा कहिए, बात एक ही है। ताजमहल को देखकर बहुत खुश हुआ था। औरंगजेब का एक लड़का था, उस लड़के का नाम है शाह आजम। उस लड़के का क्या नाम है? शाह आजम। तो ये दिलरास बानो बेगम इसकी क्या होंगी? माँ। और ये जो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया है, उसको किसने बनवाया है? शाह आलम। वो चाहता था कि जैसे ताजमहल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे ताजमहल की इतनी ज़्यादा ख्याति है, वैसे ही मेरे माँ के मकबरे की भी क्या हो? ख्याति हो। इसीलिए इसको कहा जाता है ताजमहल का फूहड़ नकल। क्या कहा जाता है? ताजमहल का फूहड़ नकल। और यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह औरंगजेब के पत्नी दिलरास बानो बेगम अथवा राबिया उद दौरानी का मकबरा है। समझ? और ताजमहल को देखने जाना चाहिए। वो प्रेम का प्रतीक है, वो मकबरा है यार, आदमी दफनाया गया है। और कभी भी आप मुर्दा घाट पे जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को अंगूठी पहनाते हैं का? यहीं पहनाएंगे, बहुत पवित्र स्थान है। समझ? वो उसको देखने जाने की क्या जरूरत है यार, वो तो मकबरा है। अब बात इतने कि मकबरा थोड़ा सुंदर है। समझ गए कि नहीं? तो कहने का मतलब है वो कोई दार्शनिक प्लेस नहीं है, लेकिन लोग बेवकूफ़ी में ताजमहल गिफ्ट करते। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी मर जाएगी, वो मरी हुई है ना, काहे ताजमहल गिफ्ट किए? कुतुब मीनार गिफ्ट कर दिए, बहुत बड़ा है। लाल किला गिफ्ट कर दिए होते, है ना। ताजमहल गिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों टाइम हो गया है, इशारा हो रहा है ना दोस्तों। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।